डर तो नहीं लगा? कोई बात नहीं। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आकाशीय बिजली के बारे में, यानी कि आकाशीय बिजली क्या होती है, ये क्यों चमकती है, या फिर ये पृथ्वी पर क्यों गिरती है, या फिर इसकी आवाज़ क्यों आती है, या दोस्तों ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम इस बिजली से बच सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आकाशीय बिजली के बारे में। देखिए आकाशीय बिजली को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लाइटनिंग। क्या कहते हैं? लाइटनिंग कहते हैं। और बिजली का गिरना जिसे अपन कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, आपने शब्द सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये भी एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक है। जहां पे ये गिरती है वहां पे पूरा सर्जिकल स्ट्राइक करके ही वापस भागती है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आकाशीय बिजली क्या होती है, कैसे बनती है, इन सभी की बात करें। अगर मैं इसकी शुरुआत से बात करूं तो ध्यान दीजिए, यानी कि जब वातावरण में टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो जमीन पे जो भी जल है उसकी वाष्प बढ़ेंगे और वाष्प बन के वो ऊपर जाएगा। और ऊपर हमें पता है कि लगभग 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बोलो क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, कितने? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कमी होती है। तो पक्का हो गया। तो यानी कि अपन कह सकते हैं जब भी आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है, या फिर आपका घर कहीं बहुत ही ऊंचे टीले पर है तो आपको ठंडक महसूस इसी कारण होती है क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगी? कमी होगी। तो वाष्प बन के जो ऊपर जाएगी तो ऊपर जो ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर में क्या होगी? कमी होगी। तापमान में कमी के कारण यही जो पानी की वाष्प थी ये दोस्तों किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी बर्फ में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? बर्फ में। और फिर बर्फ के बहुत ही बड़े बड़े बादलों का निर्माण होगा। जब यही बादल आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि घर्षण के कारण वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, यानी कि मैं कह सकता हूं आवेश उत्पन्न होता है। अब इसको समझिए, ये माना कि कोई बहुत ही बड़े बड़े क्या है? बादल है। ठीक है, आपस में टकराए, आपस में क्या हो गई? टकराए, तो घर्षण के कारण यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है, यहाँ पर चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश दो प्रकार, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो भागता है ऊपर की तरफ, और यहां से जो नेगेटिव चार्ज आपका उत्पन्न होगा वो कहां भागेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है ये किसको ढूंढने का प्रयास करेगा? ये आपके पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने का प्रयास करेगा। जहां पे पृथ्वी पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा वहां पे ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब इसको समझिए कि पृथ्वी पर इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलेगा। भैया आपने सुना होगा जब बरसात का मौसम होता है तो उसमें आंधी बहुत तेज चलती है, यानी कि जब आंधियां चलती है तो हमारे जो पृथ्वी के जो पेड़ पौधे हैं, छोटी मोटी घास है, उनमें भी क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों की आपसी टकराव के कारण टहनियों में क्या होता है? घर्षण, और उस घर्षण से भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, और यानी कि वहां पे भी किसका निर्माण होगा? आपके चार्ज का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला, ऊपर से कौन सा आपको कौन मिल रहा है? नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए अपना जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसका देखो नेगेटिव तो कहां चला जाएगा? अपने जमीन के अंदर। ठीक है, और पॉजिटिव कहां भागेगा? ऊपर की तरफ। देखो यहां पे पॉजिटिव ऊपर जा रहा था। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा ऊपर जाएगा। अब देखिए नेगेटिव तो ढूंढ ही रहा था, किसको? पॉजिटिव को तो ढूंढ रहा था। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा ये यहाँ पे क्या कर लेगा? इसके ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, यही तो होता है बिजली गिरना, यही तो अपना क्या है? बिजली गिरना। यानी कि अगर देखिए यहाँ पर कोई छोटी मोटी घास है, क्या है? छोटी मोटी घास है, अगर इनके मध्य घर्षण उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ भी चार्ज उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ और नेगेटिव आपका कहाँ? जमीन तरफ। यानी कि मैं कहूँ अगर अपन चलते हैं तो घर्षण के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और वहां पर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब बिजली को जो पहले जो जितना ऊपर इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो उतनी ही गिरेगी, यानी कि बिजली होती है वो डायरेक्ट रास्ता ढूंढती है, ऐसा नहीं वो हमेशा शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है भाई। यानी कि घास है वो बहुत छोटी है, अब इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, और एक पेड़ है जिसको 10 मीटर ऊपर है, यानी कि 20-30 मीटर ऊपर इसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, वो तो कहां गिरेगी? शॉर्टकट रास्ता ढूंढती हमेशा, तो ये इस पेड़ के ऊपर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये तो जिसे अपन कहते हैं बिजली का गिरना, यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक, या इसे अपन कहते हैं वज्रपात। क्या कहते हैं? वज्रपात। ठीक है, अब समझते हैं बिजली कितनी पावरफुल होती है, इसकी ताकत कितनी। ठीक है, बहुत पावरफुल होती है। यानी कि आप ये तो समझ गए भाई बादल आपस में टकराएंगे तो घर्षण होगा, जिसके कारण आवेश उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज किसको ढूंढेगा? पॉजिटिव को। ठीक है, और जब पेड़ पौधों के आपस में टकराव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ, नेगेटिव जमीन में। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ऊपर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा तुरंत वहां पे क्या हो जाएगी? अट्रैक्ट, यानी कि दूर वहां बिजली भागेगी और बिजली वहां पे गिर जाएगी, जिसे अपन क्या कहते हैं? लाइटनिंग स्ट्राइक, या फिर बिजली का गिरना, यहाँ पे से वज्रपात भी कह सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं बिजली की पावर की। वास्तव में क्या इस बिजली को आप स्टोर कर सकते हो?
ठीक है, कितनी पावरफुल होती है। आपने देखा होगा जहां पे भी बिजली जिस भाग पे गिरती है या तो पशुओं को मार देती है या फिर कोई पेड़ के ऊपर गिरी तो पूरे पेड़ को तहस नहस करके रख देती है। तो इसका क्या कारण है? अब देखिए, अगर दोस्तों मैं बात करूं इस आकाशीय बिजली की वोल्ट की, अपन तुलना करेंगे अपने घरों में जो बिजली आती है इस बिजली की तुलना करेंगे वास्तव में इस बिजली से वो कितनी ताकतवर है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आकाशीय बिजली की वोल्टेज की बात करूं तो लगभग इसका वोल्टेज होता है 10 करोड़ वोल्ट। हाँ, 10 करोड़ वोल्ट। आप सोच रहे होंगे 10 करोड़ वोल्ट बहुत अधिक है। ठीक है, और अपने घरों में जो लाइट आती है वो कितने का आती है? नॉर्मली 220 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ देखो भैया कितना वोल्ट है, 10 करोड़ वोल्टेज। ठीक है ना, अगर व्यक्ति कोई पशु उसके संपर्क में आएगा तो भैया वो चिड़िया बन जाएगा। ठीक है, हाँ, इतना अधिक हाई वोल्टेज। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं बात करूं विद्युत धारा की एम्पियर में तो यहाँ पर 10,000 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन अपने घरों में आपने देखा होगा लगभग जो भी यंत्र है, उपकरण है, यानी कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आपके एसी होगी, ये सारे उपकरण है वो 5 एम्पियर पे भी वर्क करते हैं। कितने एम्पियर पे? 5 एम्पियर पर वर्क करते हैं। लेकिन आप यहाँ कल्पना कीजिए आकाशीय बिजली कितने एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करती है? 10,000 एम्पियर। ठीक है, यानी कि बहुत पावरफुल है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके टेम्परेचर की, यानी कि जब ये कहीं पर गिरती है तो वहां का कितना टेम्परेचर होता है? इसका टेम्परेचर होता है 27,000 से लेके 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी कि अगर मैं बात करूं जो सूर्य का बाहरी भाग है, जो बाहरी आवरण है, उसका भी टेम्परेचर कितना होता है? 5800 से लेके 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन इस बिजली का कितना है? 27,000 से लेके 30,000 तक। अब आप कल्पना कर सकते हो कितनी पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब आप सोच सकते हो इतना अधिक वोल्टेज, इतनी अधिक विद्युत धारा, इतना अधिक टेम्परेचर अगर इस धरती पर 1 सेकंड भी रह जाए, बताओ कितना सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, बहुत खतरनाक। लेकिन यहाँ पे बात ये, इसका टाइमिंग बहुत कम है, टाइमिंग बहुत कम है, 0.005 मिनट। तो आप समझ सकते हैं इतने समय, यानी बहुत मिनी समय, मिनी सेकंड। ठीक है, सॉरी यहाँ मिनट नहीं, अपना सेकंड। अगर मिनट हो जाता तो भी गड़बड़ हो जाती। ठीक है, इतना कम समय है। ठीक है, अगर आप कल्पना कीजिए अगर 1 सेकंड भी इसका समय होता तो ये कितना महाप्रलय मचाता, इतना टेम्परेचर, इतना वोल्टेज, इतनी एम्पियर धारा, सब कुछ नष्ट कर देती। अब आगे अपन और बात करते हैं इसके बारे में, आवाज के बारे में। दोस्तों आप तो बिजली की आवाज सुन के कई बार डर भी गए होंगे कि आवाज इतनी भयानक कहां से आती है, क्या कोई इंपॉर्टेंट मशीन है क्या? कोई दोस्तों मशीन ही है। यहाँ पे सिंपल सा आप लॉजिक समझिए कि इसका भाई टेम्परेचर, पहली बात तो क्या है, लगभग 27,000 से 30,000 के आसपास इसका क्या है टेम्परेचर, बहुत अधिक टेम्परेचर। ठीक है, अब आप समझिए, यानी कि आपके पास में कोई गर्म वस्तु है, उस गर्म वस्तु को ठंडे में मिलाएंगे आप तो मतलब आवाज नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। जैसे आपके पास कोई गर्म लोहे की सड़ है, उस गर्म लोहे की सड़ को आप ठंडे पानी में डालिए, बोलो क्या आवाज नहीं आएगी? बिल्कुल आवाज आएगी। ठीक है, आपने सब्जी भी बनाई होगी तो सब्जी बनाते वक्त जो तेल का तड़का होता है बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, उसके अंदर आप जब ठंडी सब्जी डालते तो बताइए क्या आवाज उत्पन्न नहीं होती है? बिल्कुल उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यानी कि जब आप ठंडे को ठंडे में गर्म मिलाएंगे तो आवाज तो आना स्वाभाविक है। यहां पर देखिए इतनी गर्म टेम्परेचर का कोई वस्तु कहां पे आ रही है? वातावरण में। और वातावरण में पहले से क्या है? जल की बूंदें हैं, नमी है, बरसात में वैसे भी नमी होती है, बूंदें होती है। तो इतनी गर्म चीज को इसके अंदर आएगी तो यहाँ मतलब जो बिजली आएगी वो आसपास के जो भी जल की बूंदें हैं, नमी है, उस नमी को क्या बना देगी? आपके वाष्प बना देगी। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है? आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, बाकी ऐसा कोई सिंपल सा, ऐसा कोई हार्ड लॉजिक है नहीं। ठीक है, यानी कि जब वातावरण के अंदर इतना कोई भयानक टेम्परेचर प्रवेश करता है तो वातावरण के अंदर जो भी आपकी जल की बूंदे हैं, नमी है, इनकी वाष्प बन के एकदम क्या दूर भागती है। ठीक है, वाष्प बन के दूर भागती है, इसका यहाँ पे क्या होती है? आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ पे एक और बात आती है कि हमें बिजली की जो चमक है वो पहले दिखाई देती है और उसकी ध्वनि यानी कि उसकी आवाज हमें बाद में सुनाई देती है। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण ये है, एक तो ध्वनि, एक प्रकाश। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से वेग ज्यादा किसका है? क्या ध्वनि का वेग ज्यादा है या फिर प्रकाश का? दोस्तों यहाँ पे प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा है। प्रकाश का वेग इतना ज्यादा कि सूर्य, कल्पना कर सकते हैं कितना दूर है यहाँ से? लगभग सूर्य से 8.5 सवा 8 मिनट में प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच जाता है। अब कल्पना कर सकते हैं कितनी इसकी स्पीड होगी। ठीक है, अगर निर्वात में मैं इसकी वेग की बात करूं तो 10³ × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतनी इसकी क्या होती है? स्पीड होती है। ये तो हो गया निर्वात में। ध्वनि अगर दोस्तों मैं 0 डिग्री टेम्परेचर में बात करूं तो लगभग 330 या फिर 332 मीटर पर सेकंड। ये तो किसकी वेग हो गया? ये ध्वनि का हो गया। ठीक है, यानी कि ये तो बेचारी मीटर में चल रही है और ये
लगभग लाखों में इसकी स्पीड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश हमारे आंखों तक पहले पहुंचता है और ध्वनि बेचारी धीरे धीरे वातावरण में गति करती हुई हमारे पास में पहुंचती है। अब सुनिए, आपने कई बार अपने घरों में ऑब्जर्वेशन किया होगा कि यानी कि अपने से लगभग कोई 100 या 150 मीटर दूर कोई पेड़ काट रहा है, ठीक है, तो वो भाई यहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई पेड़ काट रहा है। हाँ, लगाओ, वैसे तो पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमारे पास में यहाँ से कोई काट रहा है, ठीक है। अब भाई यहाँ से कोई बंदा इस पेड़ को काट रहा है, तो जैसे ही कुल्हाड़ी मारेगा तो आपको दिखाई दे रहा कि हाँ कुल्हाड़ी इसने मार दी, लेकिन जस्ट 1-2 सेकंड के बाद में आपके कानों तक आवाज पहुंचे। तो इसका भी वही रीजन है, यानी कि आपको दिख तो पहले रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश का वेग, लाइट का वेग बहुत ही क्या है, ज्यादा है, लेकिन वो ध्वनि है वो धीरे धीरे वातावरण में एक कणों को अपने मतलब ध्वनि को ट्रांसफर होते होते आपके कानों तक पहुंच गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि का वेग है वो क्या है, कम है, और प्रकाश का वेग अधिक होने के कारण बिजली कितनी भी दूर चमक रही है तो आपको वो तुरंत दिखाई देगी, ठीक है। इसका कारण है बस वेग, इनकी स्पीड क्या है, ज्यादा होने के कारण, ठीक है। आगे बात समझे, यस। अब थोड़ा सा आगे अपन और समझने का प्रयास करते हैं। क्या हमारे पास इस आकाशीय बिजली से बचने का कोई वैज्ञानिक उपाय है? बिल्कुल है दोस्तों। देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा एक तड़ित सालक का निर्माण किया गया। इसका निर्माण किया गया, तड़ित सालक का निर्माण किया गया, जो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कॉपर की बनी हुई सरनुमा संरचना, आप देख सकते हैं फोटो के अंदर किस प्रकार का एक तड़ित सालक होता है, जिसका निर्माण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और ये किसकी बनी हुई संरचना होती है, कॉपर की बनी हुई संरचना होती है, ठीक है, जिसको अपन घर के ऊपर लगा देते हैं। और ये जो जितना भी वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को किससे कनेक्ट करते हैं, यानी कि अपने घर के ऊपर इसको लगा दिया। अब इसको अपन किससे कनेक्ट करते हैं, एक मोटे वायर से, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जमीन में कितना भी हाई वोल्टेज है उसको एक्सेप्ट कर सकती है, वो जमीन के अंदर समा सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी आसपास बिजली गिरेगी तो वहां के एक्सेप्ट करंट को एक्सेप्ट करके कहां भेज देगा, ग्राउंड में। इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि जितना करंट आ रहा है उस करंट को जितना हो सके उतना जल्दी जमीन में पहुंचा दीजिए। अगर आप पास में खड़े हैं तो भी आपको कोई झटका महसूस नहीं होगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा घरों के ऊपर या फिर ट्रांसफार्मर के ऊपर या फिर जो मतलब कहने का मतलब जो आते हैं अपने जो नेटवर्क के टावर वगैरह, उस टावर के ऊपर भी आपने देखा होगा क्या लगा होता है, तड़ित सालक लगा होता है, जो क्या करता है वहां पर आकाशीय बिजली को गिरने से बचाता है, ठीक है। जैसे ही बिजली गिरेगी तुरंत यहाँ से करंट को ये कहां पहुंचा देगा, आपके ग्राउंड में भेज देगा, ठीक है, जिससे अपन का क्या होगा, बिजली से बचाव हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि अगर हवाई जहाज उड़ रहा है और अगर उसके ऊपर कोई बिजली गिर जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सुनिए, पहली बात तो ये है कि पहली बात, हवाई जहाज समताप मंडल में आपकी उड़ान भरता है और समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं होती नहीं, ठीक है। यानी कि ये मौसमी घटनाएं, तूफान, बिजली, ये सारी किस्में होती है आपके शुभ मंडल में, ठीक है। शुभ मंडल से ऊपर कौन सा मंडल, आपका समताप मंडल, ठीक है। यानी कि इसका तापमान क्या रहता है, समान, इसीलिए तो वायुयान की उड़ान भरने के लिए सबसे अपन उपयुक्त मंडल कौन सा अपने पास में, समताप मंडल। अब दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आपने सुना होगा फैराडे का पिंजरा, फैराडे का पिंजरा। अब इस पिंजरे के अंदर किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं और फिर उसे अपन बिजली का झटका देते हैं तो उसे बिजली का झटका महसूस नहीं होता है। हाँ, ये कोई खड़ा है, अगर यहाँ से अपन कोई बिजली का झटका देते हैं तो इस पर बिजली का कोई असर नहीं होता है। इसका कारण ये है कि ये जो पिंजरा है ये बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना है, सालक से बना है, और यह क्या करेगा, तुरंत बिजली को कहाँ भेजेगा, जमीन में भेज देगा, ठीक है। अगर आप इस पिंजरे को छुएंगे तो भी आपको बिजली महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये बढ़िया कंडक्टर से बना है और ये क्या कर देगा, बिजली को जमीन में भेज देगा, ठीक है। तो यही सिस्टम वहाँ पे, ठीक है। जब हम हवाई जहाज में आराम से सुरक्षित बैठे होते हैं तो यह हवाई जहाज भी एक पिंजरे के भांति कार्य करता है, ठीक है। किसकी भांति कार्य करता है, एक पिंजरे की भांति कार्य करता है, ठीक है। जो भी अपन अंदर बैठे हैं इसी प्रकार तो एकदम सुरक्षित है। जो भी बिजली का करंट वगैरह आएगा वो सर्कमफ्रेंशियल फ्लो करता हुआ नीचे उतर जाता है, ठीक है। और उसकी बॉडी इस प्रकार से डिजाइन की जाती है, उसके ऊपर बहुत ही चिकनी पॉलिश की जाती है ताकि करंट है वो एकदम फैल के नीचे उतर जाए, ठीक है। तो आप यहाँ तक कि मतलब बिजली अगर गिरती है एरोप्लेन के ऊपर तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मोबाइल पर बात करते वक्त अगर आप मोबाइल पे बात करें तो आपका मोबाइल किससे कनेक्ट है, टावर से कनेक्ट है, इसलिए आप बिजली है वो आपकी तरफ भागने का प्रयास करें तो आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। दूसरा कारण ये सुनिए कि पेड़ पौधों के ऊपर बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और ऐसे पेड़ पौधे जिनमें जल की मात्रा बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो जल जमीन से अस्से से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं ताकि बिजली तुरंत कहां चली जाए, जमीन के अंदर चली जाए। तो इसलिए जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, नीम हो गया, ठीक है, ऐसे वृक्षों में ज्यादा जल की मात्रा होने के कारण वहां बिजली गिरने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसलिए बिजली के मौसम में पेड़ पौधों के आसपास नहीं रहे, दूर से। तीसरी बात, लोहे की खिड़की के पास बिल्कुल न बैठे, ठीक है। लोहे की खिड़की के पास बिल्कुल न बैठे, और अगर आप तालाब के पास है तो उससे दूर चले जाए क्योंकि तालाब के पास बिजली गिरने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। और मोबाइल टावर के पास भी बिल्कुल नहीं रहेगा, मोबाइल टावर पर बिजली गिरने की संभावना
ज़्यादा होती है क्योंकि वो आसपास के मोबाइल से कनेक्ट होता है, ठीक है। और सुनिए, यानी कि उसके ऊपर अगर तड़ित चालक लगा हुआ भी है तो भी उसके आसपास इफेक्ट रहता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भारत में लगभग 2,500 लोग हैं वो प्रतिवर्ष बिजली गिरने से मरते हैं, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट बिजली नहीं गिरती है। उनके ऊपर डायरेक्ट बिजली नहीं गिरी। सोचो कोई खड़ा है, अब इनके ऊपर बिजली थोड़ी गिरती है, मैंने पास में बिजली गिरी तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, कुछ एरिया होगा, तो उस एरिया के ये लोग संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण आपकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो भाई टावर की बिजली गिर रही है तो आसपास भी इसका इफेक्ट होगा, तो थोड़ा सा आप क्या रहे, दूर रहे, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि साता लेकर मत नहीं घूमिएगा। साता जिसकी डंडी किसकी बनी होती है, लोहे की बनी, तो आप किससे कनेक्ट होते हैं, जमीन से कनेक्ट होते हैं, यहाँ से भी उसको आवेश मिल सकता है, ठीक है। तो इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब कुछ बचाव की बात कर सकते हैं, यानी कि कैसे बचाव करें। सबसे बढ़िया जो उपाय है, आपका घर अपने मकान के अंदर रहें, या आप कहीं बाहर है तो कार के अंदर रहें, गाड़ी के अंदर रहें, कि वहां पर भी आपका गाड़ी पिंजरे की भांति कार्य करती है, वहां पर आपको करंट लगने की संभावना बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात यह है कि खुले मैदान में दौड़े नहीं। अगर आप खुले मैदान में हैं तो दौड़े नहीं, क्योंकि खुले मैदान में बिजली गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर भाई आप दौड़ते हैं तो आपके पैरों के और जमीन के बीच में घर्षण के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है, तो वहाँ भी आपकी बिजली है वो अट्रैक्टिव हो सकती है, ठीक है। तो दौड़े नहीं, चुपचाप बैठ जाएं। और आप दोनों के मध्य दूरी कितने रखें, अगर आप 2-3 जने हैं तो लगभग कितनी दूरी रखें, 100 फीट की दूरी पर बैठ जाएं। कानों पे हाथ लगा के बैठें ताकि आसपास कोई बिजली गिरे तो आपके कानों पे पर्दे पर कोई इफेक्ट न पड़े। अब देखिए, हमें लगभग 3 प्रकार से आकाशीय बिजली देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग और क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। सबसे पहली अपने पास में है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग यानी कि ऐसी बिजली जो छोटे छोटे बादलों के मध्य उत्पन्न होती है, यानी कि ऊपर कोई बादल टकराया, यहाँ से जो अपना पॉजिटिव चार्ज ऊपर गया, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आया, फिर कोई छोटा बादल टकराया तो इसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ, यहाँ दोनों आवेश क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ एक प्रकार से आपके जो प्रकाश उत्पन्न होगा उसे अपन कहते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे बादलों के टकराने से उत्पन्न होने वाली बिजली, ठीक है। दूसरी अपने पास में है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग यानी कि ऐसी बिजली जो बहुत ही बड़े बड़े बर्फ के बादलों के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। इसकी आवाज़ भी बहुत भयानक होती है और बरसात के मौसम में अधिकतर हमें यही बिजली देखने को मिलती है। कौन सी? क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, बहुत ही बड़े बड़े बादलों के आपस में टकराने से, ठीक है। और तीसरी अपने पास में होती है, वो होती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी कि डायरेक्ट कहाँ से, बादलों से कहाँ पर, पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है। और गिरने की जो प्रक्रिया वो हमने बता दी, जिसे अपन लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। इसकी भी आवाज़ बहुत ही भयानक होती है, ठीक है। और जहाँ पे गिरती है वहाँ पे पूरा सर्जिकल स्ट्राइक करके ही वापस भागती है, ठीक है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको लगभग काफ़ी कुछ आकाशीय बिजली के बारे में हमने समझा दिया, किस प्रकार से हम वैज्ञानिक तरीके से इस पर बच सकते हैं। आपका तड़ित चालक हो गया, आपका एक प्रकार से पिंजरा हो गया, ठीक है, क्या इस प्रकार की पावर होती है, तो इन सभी के बारे में समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं तो एक बार जरूर इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें।